कर रही थी। दूसरी तरफ बाएं निंग का वही पुराना सालों पुराना पथरीला चेहरा था। वो बिना किसी हाव भाव के बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। यह देखकर मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिली और मैंने खुद को समझाया कि चलो, बाएं निंग सिर्फ मुझसे ही चिड़ी हुई नहीं रहती। इसका तो शायद चेहरा ही ऐसा है जैसे इसके चेहरे की मांसपेशियों में ही कोई खराबी हो और इसे कोई दूसरा हाव भाव बनाना आता ही ना हो। जीजा जी, मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी याददाश्त चली गई है और आप बाय निंग से तलाक लेने की सोच रहे हैं। अरे, ये तो बड़े कमाल का इत्तेफाक है। मैं खुद एक डिवोर्स लॉयर हूँ। अब आपको बाहर किसी और को ढूँढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं खुद चलकर आपके घर आ गई हूँ ताकि आपका काम यहीं के यहीं निपटा सकूँ। उसे इस तरह खुद चलकर घर आते और तलाक का ये काम पकड़ने के लिए ज़ोर लगाते हुए देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, बाप रे! आजकल लॉ की पढ़ाई करने वालों के लिए नौकरी का बाज़ार कितना मंदा चल रहा है। वकीलों को भी अब खुद चलकर ऐसे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं भी इस पूरे ड्रामे के मज़े लेने के मूड में था, तो मैं बड़े चाव से एक कदम आगे बढ़ा। मुझे पास आते देख उसने तुरंत खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने अपना नाम शेन शीशी बताया। वो उस शांत और गुमसुम रहने वाली बाय निंग से बिल्कुल उलट थी। उसका मिजाज बेहद मजाकिया था और उसकी जुबान पर मानो सरस्वती बैठी थी। वो बातें बनाने में बहुत माहिर थी। मैं उसकी वो लगातार होने वाली बकबक को पिछले 15 मिनटों से सुन रहा था और वो तलाक के फायदों को इतने मजेदार अंदाज में समझा रही थी कि सच में मेरा दिल डोल गया। मुझे लगने लगा कि क्यों ना इसी के पास से एक बढ़िया सा डिवोर्स पैकेज ले लिया जाए। शेन शीशी ने लोहे को गर्म देखा और तुरंत हथौड़ा मारते हुए बोली, जीजा जी, हमारी फर्म में अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप इसी महीने तलाक की फाइल आगे बढ़ाते हैं तो आपको सीधा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और चूंकि आप और निंग दीदी मेरे खास जानने वाले हैं, तो मैं सारे नियम तोड़कर आपको सीधा 50% का डिस्काउंट दूंगी। सोचिए, इससे सस्ता और अच्छा सौदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब भला आधी कीमत पर तलाक होने की बात सुनकर किसका दिल नहीं मचलेगा। मुझे भी लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तभी मुझे शादी के सर्टिफिकेट वाली बात याद आई, तो मैंने तुरंत उससे पूछा, देखो, ऑफर तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त है और मेरा मन भी कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तो फट चुका है। तो क्या तलाक लेने से पहले हमें दोबारा नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? शेन शीशी ने जैसे ही मेरी ये शेन शीशी ने जैसे ही मेरी ये बात सुनी, उसके चेहरे पर अचरज के भाव आ गए। वो बारी बारी से मुझे और बाय निंग को घूरने लगी और फिर अचानक बोल पड़ी, अरे, आप दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट तो निंग दीदी ने खुद बड़ी हिफाजत से तिजोरी में लॉक करके रखा हुआ है ना। यहाँ तक कि उस तिजोरी का पासवर्ड भी आप दोनों की शादी की सालगिरह की तारीख ही है। दीदी ने तो खुद मुझसे कहा था कि आपने ही शुरुआत में उन पर यह दबाव बनाया था कि वो इसे इस तरह संभाल कर रखें। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मेरा दिमाग चकराने लगा कि ये अचानक बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ा जा रहा है। मैं बेहद हैरान होकर तुरंत बाएं निंग की तरफ घूमा ताकि इस बात की सच्चाई जान सकूं। मेरे मुड़ते ही बाएं निंग की आंखों में एक पल के लिए साफ तौर पर घबराहट की एक लकीर दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और फिर से वही पुराना बेरुखा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई, मानो उसे इस बात से कोई लेना देना ही ना हो। वो बड़े शांत अंदाज में बोली, हाँ, तुमने ही तो मुझसे कहा था उसे तिजोरी में रखने के लिए। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उसे सीधे फाड़कर फेंक दिया। बस इतनी सी बात है। बाइनिंग ने अपनी बात पूरी की। शेन शीशी ने कुछ सोचते हुए बाइनिंग को देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी, सब कुछ समझ जाने वाली मुस्कान आ गई। वो सब कुछ ताड़ चुकी थी, पर उसने बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और वो चुप ही रही। बाइनिंग के चेहरे के हाव भाव देखकर शेन शीशी अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पा रही थी। उसने तुरंत अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया और बहुत ही संजीदगी से मेरे सवाल का जवाब देने लगी, जीजा जी, अगर सर्टिफिकेट सच में फट भी गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दोनों बस पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर एक नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद आराम से तलाक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें रत्ती भर भी झंझट नहीं है। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिमाग अभी भी उसी नए सर्टिफिकेट को बनवाने की उधेड़-बुन में लगा हुआ था। मेरा ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं गया कि मेरी इस बात पर बाएं निंग का चेहरा अंदर ही अंदर बुरी तरह उतर चुका है और उसके पूरे बदन से गुस्से की तपिश साफ महसूस हो रही है। तभी अगले ही पल बाएं निंग ने तभी अगले ही पल बाएं निंग की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस हुआ। वो सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोली, फांग युआन, तुम तो सच में मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तुम खुद ही सोचो, जब से तुम्हें होश आया है तब से तुम न जाने कितनी बार तलाक तलाक चिल्ला चुके हो। क्यों? अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिसने मुझे मजबूर किया था और जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। अभी इस बात को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर गया। उसकी ये बात सुनकर अब जाकर कहीं मेरा दिमाग ठिकाने आया और मुझे एहसास हुआ कि वो थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि बुरी तरह भड़की हुई है। उसके सिर से लेकर पैर तक साफ दिख रहा था कि वो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी है। मैंने मन ही मन एक ठंडी सांस ली और खुद से कहा, चलो छोड़ो यार, अब जैसी भी है आखिरकार लड़की तो मेरी ही पसंद की है। अब चाहे जो हो, मुझे ही सब्र से काम लेना होगा। इससे सीधे मुकाबला करना समझदारी नहीं है। मैंने तुरंत अपने तेवर बदले और बहुत ही प्यार से अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा मैंने तुरंत अपने तेवर बदले और बहुत ही प्यार से अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, अरे अरे, तुम इतनी परेशान मत हो। मैं तो बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मेरा सच में अलग होने का कोई इरादा नहीं है। परेशान? कौन परेशान हो रहा है?
बायनिंग ने झटके से अपनी आवाज ऊंची की और उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अपनी घबराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। यह कहते हुए उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि मेरी नजरों से बच सके। लेकिन मैंने बिल्कुल साफ देख लिया था कि उसके कान के पीछे का हिस्सा धीरे धीरे लाल हो रहा था, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। शेन शीशी को शायद इस पूरे तमाशे में अभी और मजा लेना था, तो उसने आग में घी डालने का काम किया। वो हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो भी यार, तुम दोनों चौबीसों घंटे बस ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। रोज रोज की इस चिक चिक से तो वैसे भी प्यार कम हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि अभी के अभी किस्सा खत्म करो और तलाक ले लो। चलो, इस बार मैं तुम्हें सीधा 70% का डिस्काउंट देती हूँ। बिल्कुल साफ सुथरा और पक्का काम होगा, तुम दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं होगा। सोचो कितना फायदे का सौदा है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाय निंग ने तैश में आकर सीधे टेबल पर रखा हुआ एक संतरा उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ दे मारा। वो बेहद गुस्से में चिल्लाई, अगर अब तुम्हारी जुबान से एक शब्द भी और निकला या तुमने दोबारा हमें अलग होने की पट्टी पढ़ाई, तो याद रखना, मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। शेन शीशी तो उसकी ये कड़क तेवर देखकर एकदम से सन्न रह गई। उसने अपने वकील वाले करियर और अपनी कीमती जान के बीच महज कुछ सेकंड्स में ही फैसला कर लिया। उसने इसी में अपनी भलाई समझी कि यहाँ से चुपचाप खिसक लिया जाए। वो तुरंत पलटी और बिना कोई पलटवार किए वहां से 9-2-11 हो गई। शेन शीशी के जाने के बाद बाय निंग के चेहरे का वो खौफनाक गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। देखने से तो ऐसा लग रहा था मानो अब उसका मुंह ठीक हो चुका है, लेकिन इसके बाद उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी हो गईं। वो जानबूझकर बार बार मेरे ही आसपास चक्कर काटने लगी। कभी वो मेरे सामने आकर किताब के पन्नों को जोर जोर से पलटने लगती ताकि सरसराहट की आवाज आए, तो कभी पानी पीते पीते जानबूझकर ग्लास को टेबल पर थक से रख देती। वो बस किसी भी तरह अलग अलग हथकंडे अपनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की वो बस किसी भी तरह अलग अलग हथकंडे अपनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। मैं ये सब देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मेरा दिमाग चकराने लगा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने हार मानकर अपना फोन निकाला और सीधे शेन फान को मैसेज करके पूछा कि भाई, जरा इस बात का मतलब तो समझाओ। पर शेन फान ने जवाब में मुझे सिर्फ एक पसीना छूटने वाला इमोजी, स्वेटिंग इमोजी भेज दिया और आगे कुछ नहीं लिखा। साफ था कि वो भी इस उलझन को सुलझाने में मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन आखिरकार शेन फान से भी मेरा ये भोलापन और ज्यादा झेला नहीं गया। उसने देखा कि मेरा दिमाग इस मामले में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो उसने सीधे मुझे 10 सेकंड का एक वॉइस नोट भेज दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिढ़ और खींच थी, मानो वो कह रहा हो, तुम सच में बिल्कुल बुद्धू हो। उसने वॉइस नोट में कहा, भाई, तुम ये फालतू के लव स्टोरी वाले उपन्यास पढ़ना बंद करो, समझे? तुम्हारे पास किताबी ज्ञान तो बहुत है, पर असल जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाते। अभी सबसे अच्छा मौका है, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तो बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे उस पर टूट पड़ो और उसे अपना बना लो। पहले अपना हक जमाओ, बाद में जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और वो तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगी, तो उसे सीधे कमरे में बंद कर देना। दिक्कत यह हुई कि उस वक्त मेरे फोन का वॉल्यूम फुल था और वो म्यूट पर नहीं था। जैसे ही मैंने प्ले बटन दबाया, वो आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जब तक मेरा दिमाग काम करता कि उसने क्या बकवास कह दी है और मैं झटके से उसे बंद करने भागता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइनिंग ठीक मेरे बगल में खड़ी थी और उसने यकीनन एक एक शब्द बिल्कुल साफ साफ सुन लिया था। मैं वहीं का वहीं पत्थर बन गया। मेरी तो मानो सांसें ही थम गई। मैं मन ही मन शेन फान को 800 गालियां दे रहा था और बुरी तरह डर रहा था कि अब बाय निंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तूफान का मुझे डर था, वो आया ही नहीं। बाय निंग ने मुझ पर चिल्लाने के बजाय मेरी तरफ एक बेहद गहरी और रहस्यमयी नजर से देखा। उसके गालों पर एक अजीब सी लाली छा गई थी और उसके कान जो पहले थोड़े लाल थे, वो अब और भी ज्यादा सुर्ख हो चुके थे। यहां तक कि उसकी आंखों में मुझे हल्की सी एक उम्मीद, एक चाहत सी छिपी हुई दिखाई दी। मैं मन ही मन बुदबुदाया, भाई, एक्सीडेंट की वजह से मेरे दिमाग पर पक्का कोई गहरा असर हुआ है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी नजरों का मतलब ही ना समझ पाऊं। ये गुस्सा है, कोई उम्मीद है, या वो बस मेरी बेबसी का मजा ले रही है? तभी बाय निंग ने अपनी नजरें हटाई और उसने अपनी उंगलियों से धीरे से अपने बालों को पीछे समेटा और एक हल्की सी हुंकार भरी। उसकी आवाज बेहद शांत और लापरवाह सी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा इम्तिहान लेने वाला अंदाज छुपा हुआ था। 2 साल तक शरीफ बनने का नाटक करते रहे, और आखिरकार आज तुम्हारा सब्र टूट ही गया ना? मुझे उसकी इस बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अभी उससे कुछ पूछने ही वाला था कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, पर उसके कदमों में एक ऐसा रौब था जिसे चाह कर भी कोई रोक न सके। मैं घबराकर अपने कदम पीछे खींचने लगा। 1 कदम, 2 कदम, और तभी मेरी पीठ पीछे मौजूद ठंडी दीवार से जा टकराई। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बायनिंग ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। वो थोड़ा-सा आगे झुकी और उसके बदन की वो हल्की-सी गर्माहट एक बार फिर मेरी सांसों में घुलने लगी। उसने अपनी पलकें झुकाईं, वो मेरे चेहरे के और करीब आई और अपने होंठों को थोड़ा सिकोड़ते हुए बिल्कुल चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली, जिसमें एक हल्की-सी नरमी भी छुपी हुई थी, "फांग युआं, अगर तुम्हें सच में इतनी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ मुझे। करो बंद।" ये सुनते ही मैं तो पूरी तरह सोच में पड़ गया। मेरा दिमाग चकरा गया। भले ही उसकी ये बात सुनने में एक धमकी जैसी लग रही थी, पर न जाने क्यों मेरे दिल को बार-बार ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कोई इशारा दे रही है। ऐसा इशारा कि मैं बिना देर किए वही करूँ जो शेन फ़ान ने वॉइस नोट में कहा था, कि मैं अब और सीधा-साधा बनने का नाटक छोड़ दूँ।
धमकी भरे लहजे में ये बात कहने के बाद बाय निंग का मूड अचानक बहुत बढ़िया हो गया। उसके चेहरे का वो पथरीला और ठंडापन काफी हद तक गायब हो चुका था और यहाँ तक कि उसकी आंखों की वो कड़वाहट भी अब थोड़ी नरम पड़ गई थी। वो मुड़ी और लिविंग रूम की तरफ जाकर अपने लिए पानी डालने लगी और साथ ही उसने खास तौर पर मेरे लिए भी एक ग्लास में पानी लाकर मुझे दिया। मैं हाथ में पानी का ग्लास पकड़े पकड़े अपना सिर खपाता रहा, पर मुझे रत्ती भर भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके इस बर्ताव का मतलब क्या था। जो लड़की अभी एक सेकंड पहले इतनी कड़क दिख रही थी, वो अगले ही पल इतनी खुश और शांत कैसे हो गई? सच में, औरतों के दिल की बात समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसे तो समंदर की गहराइयों में जाकर सुई ढूंढने से भी ज्यादा पेचीदा कहा जा सकता है। जब मुझसे और कुछ सोचते नहीं बना, तो मैंने एक बार फिर अपना फोन निकाला और शेन फान को मैसेज टाइप करने लगा, ताकि उसे अभी अभी हुए इस पूरे वाक्य के बारे में ताकि उसे अभी अभी हुए इस पूरे वाक्य के बारे में एक एक बात बिल्कुल बारीकी से बता सकूं और वो मुझे इसका सही मतलब समझा सके। शेन फान कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर जब उसका रिप्लाई आया, तो वो पूरी तरह से सिर पैर के बिना था, जिसका मेरी बात से कोई लेना देना ही नहीं था। उसने लिखा था, भाई क्या तुमने कभी किसी रहस्यमयी भूतनी को गले लगाया है? मैं स्क्रीन पर उसका यह मैसेज देखकर पूरी तरह भौचक्का रह गया, मानो मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया हो। मैंने मन ही मन उसे जोरदार गाली दी। धत तेरे की, ये क्या बकवास है? इसका मेरे सवाल से दूर दूर तक क्या नाता है भाई? अभी मैं उसे पलटकर कोई जवाब लिख ही रहा था कि उसका एक और मैसेज पॉपअप हुआ। अगर तुमने ऐसा किया है तो भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई, अब तुम पूरी तरह उसके काबू में आ चुके हो। मैंने अपना सिर पीट लिया। सच में उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा था जिसका कोई सिर-पैर नहीं था। इस वक़्त मुझे किसी भूत-प्रेत की कहानी से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस इस उलझन से बाहर निकलना चाहता था। मैं तो सिर्फ़ ये जानना चाहता था कि हमारा मैरिज सर्टिफ़िकेट सच में फट चुका है या नहीं? क्या शेन शिशी ने जिस तिजोरी का ज़िक्र किया था, वो वाक़ई इस घर में कहीं है? अब आगे की पिछले कुछ दिनों से मेरी ये उलझन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कभी-कभी तो मुझे सच में समझ नहीं आता था कि 2 साल पहले मैंने ज़बरदस्ती बाय निंग को इस घर में कैद किया था या फिर उसे खुद ही घर में दुब के रहना पसंद है। इन पिछले कुछ दिनों में उसने घर की दहलीज तक पार नहीं की थी। वो हर वक़्त चौबीसों घंटे बस मेरी आँखों के सामने ही चक्कर काटती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे घर में उस तिजोरी को ढूँढने का एक छोटा-सा मौका तक नहीं मिल पा रहा था। यही नहीं, इस बीच बाय निंग के मुझे देखने के अंदाज में भी धीरे-धीरे बड़ा बदलाव आ रहा था। शुरुआत में उसकी आँखों में जो एक उम्मीद और चाहत दिखती थी, वो अब धीरे-धीरे अचरज और हैरानी में बदलने लगी थी और अब तो उसकी नज़रों में एक अजीब-सी बेबसी और लाचारी साफ झलकने लगी थी। उसकी वो नज़रें मानो मुझसे चीख-चीख कर कह रही थीं, "तुम अभी तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या सच में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ठप हो चुका है?" उसका वो चिढ़ा हुआ और पूरी तरह निराश चेहरा देखकर मैं मन ही मन खुद भी बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अरे भाई! जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? आखिरकार जब उसने मुझे 101वीं बार इशारा करने की कोशिश की और मैं हमेशा की तरह इस बार भी उसका इशारा समझने में बिल्कुल फेल हो गया, तो बाय-निंग के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। वो बुरी तरह झुंझला गई और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल तमतमा उठा और उसने आखिरकार घर से बाहर कदम निकालने का फैसला कर ही लिया। उसने मुझसे कहा कि शेन शीशी और उसके दोस्तों ने आज रात उसे ड्रिंक्स पर बुलाया है। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब-सा रूखापन था, मानो वो मुझे सिर्फ़ इन्फॉर्म कर रही हो या फिर शायद वो एक बार फिर मुझे आज़माने की कोशिश कर रही थी। अभी मुझे पलटकर जवाब देने का मौका भी नहीं मिला था कि वो खुद ब खुद ही लगातार बोले जा रही थी और बोलते-बोलते उसकी आवाज़ धीरे-धीरे नरम पड़ती जा रही थी। वैसे अगर तुम नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाऊँ तो कोई बात नहीं। पर हाँ, अपनी उस पुरानी आदत की तरह मुझे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट रोकने की धमकी मत देने लग जाना। ख़ैर छोड़ो, अगर तुम सच में मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते तो मैं नहीं जाऊँगी। वैसे भी वो कोई इतनी ज़रूरी मीटिंग या पार्टी नहीं है। मैं चुपचाप उसके इस बदलते हुए पैंतरे को देख रहा था। उसका चेहरा साफ चुगली कर रहा था कि वो जाना तो चाहती है, पर ऊपर से ऐसा दिखा रही है मानो उसे कोई परवाह ही ना हो। उसका वो मन ही मन तड़पना और ऊपर से अनजानी बनना देखकर मेरे दिल में तो मानो लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई थी जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, उसका घर से बाहर जाना। मैंने बिना एक पल गँवाए तुरंत बड़े उतावलेपन के साथ कहा, "अरे! जाओ, जाओ, बिल्कुल जाओ। जब उन लोगों ने इतनी शिद्दत से बुलाया है तो ज़रूर जाना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए।" और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी यह मंजूरी सुनते ही बाएं निंग का चेहरा ठीक होने के बजाय और ज्यादा उतर जाएगा। उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई और फिर उसने पास में रखी गाड़ी की चाबी झटके से उठाई और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने गुस्से में दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया और जाते जाते उसने मुझे एक बाय तक कहना जरूरी नहीं समझा। मैंने उस बंद दरवाजे को कुछ सेकंड्स तक घूर कर देखा और जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो सच में जा चुकी है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं किसी आज़ाद घोड़े की तरह पूरे घर में कूद पड़ा और मैंने बिना वक़्त गँवाए पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, वॉक इन क्लोज़ेट, मैंने घर का एक-एक कोना छान मारा। यहाँ तक कि मैंने अलमारियों के ऊपर चढ़कर भी देख लिया, पर मजाल है कि मुझे उस तिजोरी की एक झलक भी कहीं दिखाई दी हो। अब पूरे घर में सिर्फ़ एक ही जगह बची थी जहाँ मैंने हाथ नहीं मारा था और वो था वाइन सेलर यानी शराब का तहखाना।
वैसे तो मुझे वहां कुछ मिलने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भला कौन बेवकूफ होगा जो अपनी कीमती तिजोरी को ऐसी जगह छिपाकर रखेगा। पर फिर भी एक बार देख लेने में क्या हर्ज है, यही सोचकर मैं नीचे तहखाने की तरफ बढ़ गया। सेलर के अंदर चारों तरफ तरह तरह की महंगी वाइन की बोतलें सजी हुई थीं और वहां की लाइट काफी मध्यम और धुंधली थी। मैं दीवारों के सहारे टटोलते हुए जैसे ही एक बिल्कुल सुनसान कोने में पहुंचा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटा सा बेहद मामूली दिखने वाला लोहे का बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि शेन शीशी इसी तिजोरी की बात कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अपनी शादी की सालगिरह की तारीख को पासवर्ड के तौर पर दबाना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद था कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि कैसे मैंने जबरदस्ती बाइनिंग को यह तारीख रटने पर मजबूर किया था। जैसे ही मैंने आखिरी नंबर दबाया, कड़ाक की एक आवाज हुई और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। पर उसके अंदर न तो कोई सोने चांदी के जेवरात थे और न ही कोई जायदाद के कीमती कागजात। वहां बेहद सलीके से रखी हुई सिर्फ दो चीजें थीं, हम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट, शादी के कार्ड। यहाँ तक कि उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर बेहद संभाल कर और प्यार से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव कवर, सुरक्षा कवच चढ़ाया गया था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखा है। उस छोटे और शांत तहखाने में इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उनकी आवाज मुझे खुद अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से उन मैरिज सर्टिफिकेट्स को ऊपर उठाया और मेरी उंगलियां धीरे धीरे उस प्लास्टिक कवर को सहलाने लगीं। हॉस्पिटल में होश में आने से लेकर उसके सर्टिफिकेट फाड़ने की बात पर शक होने तक, और फिर आज यहाँ इस सबूत के मिलने तक, मेरे दिल में जितने भी सवाल थे, जितने भी शक और कयास थे, वो सब इस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। सच्चाई अब पूरी तरह मेरे सामने थी। उसने कभी भी हमारे शादी के सर्टिफिकेट को नहीं फाड़ा था। वो सब बस एक झूठ था, और जिसे मैं अपनी ज़बरदस्ती की शादी समझ रहा था, उसमें उसका ये छुपा हुआ प्यार साफ गवाही दे रहा था कि उसकी वो बातें, बेरुखी और नफ़रत का मुखौटा चढ़ा रखा था। अगर उसे एक्टिंग करने का इतना ही शौक है, तो मैंने भी सोच लिया कि चलो इस बार खेल बड़ा खेलते हैं। मैं भी उसके इस नाटक में शामिल हो गया। मैंने ऐसा नाटक किया मानो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मानो मैं एक्सीडेंट के उसकी वो सारी कड़वी और ज़हरीली बातें महज़ एक दिखावा थीं। उसका वो सारा गुस्सा पूरी तरह कोशिशिनफे दिखावटी था। हाथ में उन सही सलामत मैरिज सर्टिफिकेट्स को पकड़े-पकड़े अचानक मेरे दिमाग में उस एक्सीडेंट वाले दिन की धुंधली यादें ताज़ा होने लगीं। सच तो ये था कि वो कोई मामूली हादसा नहीं था।